गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन से पाठ 3 अनाच्छादन यानी कि डीन्यूडेशन का अध्ययन करेंगे। पिछले पाठ में हमने धरातल के रूप बदलने वाले कारकों के अंतर्गत आंतरिक शक्तियाँ जो धरती के भीतर कार्य करती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, वलन, भ्रंशन आदि का अध्ययन किया था। इस पाठ में हम पृथ्वी के सतह के बाहर कार्य करने वाली शक्तियाँ जैसे जल, पवन, मौसम और जैविक शक्तियों के द्वारा भूपटल पर किए जाने वाले परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। साथ ही इन शक्तियों द्वारा निर्माण की जाने वाली भू आकृतियों का भी अध्ययन करेंगे। आंतरिक शक्तियाँ यानी कि इंटरनल फोर्सेस पर्वत, पठार, घाटी और झील जैसी आकृतियों का निर्माण करती हैं, तो वहीं बाह्य शक्तियाँ यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस इन्हें समतल बनाने का कार्य करती हैं। जैसे पर्वत और पठार को काट छाँट करके या टूट फूट के द्वारा उन्हें समतल करती हैं, तो झील और घाटियों को जल के द्वारा लाए गए अवसादों को जमा करके उन्हें समतल बनाने का कार्य करती हैं। अनाच्छादन पृथ्वी की बाह्य शक्तियों यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस के द्वारा भूपटल के ऊपर तोड़ फोड़, काट छाँट करना तथा टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर इकट्ठा करने की क्रिया को अनाच्छादन कहते हैं। अब देखिए, इस क्रिया के अंतर्गत दो कार्य हो रहे हैं। पहला तो तोड़फोड़ और काट छाँट, और दूसरा टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। ये दोनों क्रियाएं अलग हैं। तो जो पहली क्रिया है भूपटल के ऊपर तोड़फोड़ और काट छाँट करना, इसे हम अपक्षय कहते हैं, और टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्रिया को हम अपर्दन कहते हैं। तो अनाच्छादन के अंतर्गत कितनी क्रियाएं आती हैं? अनाच्छादन के अंतर्गत दो क्रियाएं आती हैं। पहली अपक्षय यानी कि विदरिंग, और दूसरी अपर्दन यानी कि इरोजन। तो सबसे पहले हम अपक्षय के बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद हम अपर्दन के बारे में अध्ययन करेंगे। अपक्षय चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया को अपक्षय कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना ही इस क्रिया के अंतर्गत आता है। उन टूटे हुए टुकड़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना नहीं आता है। अपक्षय के प्रकार। अपक्षय 3 प्रकार के होते हैं। पहला भौतिक अपक्षय, दूसरा रासायनिक अपक्षय और तीसरा जैविक अपक्षय। सबसे पहले भौतिक अपक्षय। ताप, वायु तथा जल जैसे भौतिक कारकों द्वारा होने वाली टूट फूट को भौतिक अपक्षय कहते हैं। अब जरा इस चित्र को देखिए। जब चट्टानों पर सूर्य की गर्मी पड़ती है तो ये चट्टानें गर्म होकर फैल जाती हैं, और फिर जब रात में तापमान कम होता है तो यही चट्टानें फिर से सिकुड़ने लगती हैं, और यही प्रक्रिया रोज होती है। दिन में चट्टानें फैलती हैं और रात्रि में तापमान कम होने की वजह से सिकुड़ती हैं। बार बार फैलने सिकुड़ने से चट्टानें टूटने लगती हैं। बारिश की बौछार भी इन चट्टानों को तोड़ने का कार्य करती है। हवा भी अपने प्रभाव से चट्टानों को तोड़ देती है। चट्टानों के इस प्रकार टूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं। रासायनिक अपक्षय। हम जानते हैं कि चट्टानों में अनेक प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण पाया जाता है। पानी के संपर्क से इन तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, जिससे चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं, और इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। उदाहरण के लिए सेंधा नमक को ले लीजिए। हमें पता है कि सेंधा नमक चट्टानों से पाया जाता है। तो चट्टानों में जिस जगह नमक होता है, जब ये पानी के संपर्क में आता है तो ये घुल जाता है, और घुल के चट्टानों में जहाँ जगह होती है वहाँ रिसने लगता है। तो जिस जगह पे ये नमक होता है वो जगह खाली हो जाती है। साथ ही जहाँ जहाँ ये रिस कर जाता है वहाँ अपनी जगह बनाता जाता है और चट्टानों को कमज़ोर करता है, और इस प्रकार चट्टानें टूटने लगती हैं। इस क्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं। अब जैविक अपक्षय। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा मानव की विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा भी चट्टानें कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। जैसे जंतुओं द्वारा बिल बनाना। बिल बनाने से चट्टानों में खोखली जगह हो जाती है, जिससे चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। मानव द्वारा खाने खोदना, सड़कें और सुरंग बनाना, इन सब कार्यों में चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं। चट्टानों में पौधों के उगने और इनकी जड़ों के बढ़ने से इनमें दरारें पड़ जाती है और ये कमज़ोर होकर टूटने लगती है। इसे हम जैविक अपक्षय कहते हैं। इस चित्र को देखिए।
हवा के द्वारा चट्टानों की दरारों में कोई बीज आकर गिर जाता है, तब वह वहाँ पर पानी पाकर जमने लगता है और बढ़ने लगता है और उसकी जड़ें भी बढ़ती हैं जो चट्टानों को खोखला करके तोड़ देती हैं। अब अपर्दन। जब चट्टानें अपक्षय द्वारा टूट जाती हैं तो बहता हुआ जल, नदी, सागर की लहरें, गतिशील बर्फ, हवा आदि टूटे हुए पदार्थों को एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर इकट्ठा कर देते हैं और इस क्रिया को अपर्दन कहते हैं। आपने बारिश का बहता हुआ पानी देखा है? नदी का पानी और नहर के पानी को देखा है? उसमें मिट्टी दिखाई देती है ना? तो ये मिट्टी कहाँ से आती है? जब ये पानी बहते हुए आते हैं तो जिन स्थानों से ये बहते हैं उन स्थानों से ऊपर की मिट्टी की परत को अपने साथ बहा लाते हैं और जहाँ पे इनका बहाव कम हो जाता है वहाँ ये इसे इकट्ठा करते हैं। ये अपर्दन की ही एक प्रक्रिया है। अपर्दन की प्रक्रिया में कई भू आकृतियों का निर्माण होता है। चलिए जानते हैं कि वर्षा का जल, भूमिगत जल, नदी, हवा, हिमानी, सागरी लहरें चट्टानों को खोदकर कैसे उनका अपर्दन करती है और कैसे भू आकृतियों का निर्माण होता है। सबसे पहले हम प्रवाहित जल के द्वारा किए जाने वाले अपर्दन को जानेंगे। प्रवाहित जल का रूप है नदी। नदी किसे कहते हैं? जल का बहता रूप नदी या सरिता कहलाता है। नदी के द्वारा अपर्दन से वी आकार की घाटी, जलप्रपात, विसर्प तथा डेल्टा का निर्माण होता है। अब जरा इस चित्र को देखिए। ये वी आकार की घाटी है। इसका निर्माण कैसे होता है? नदी पर्वतीय क्षेत्र में अपनी तली को काटकर उसे गहरा करती है। इससे अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार की घाटी का निर्माण होता है। इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। वी आकार की गहरी और संकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। गार्ज किसे कहते हैं? वी आकार की गहरी और संकरी घाटी को गार्ज कहते हैं। अब जलप्रपात। जब नदी का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के सहारे अधिक वेग से नीचे गिरता है तो इसे जलप्रपात कहते हैं। इस चित्र के द्वारा आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, ये एक जलप्रपात का चित्र है जिसमें पानी बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है। अब विसर्प। जहाँ बहती नदी मोड़ बनाती है विसर्प कहलाता है। पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदानों में उतरती है तो उसकी गति मैदानों में ढाल कम होने के कारण धीमी पड़ जाती है, जिससे विसर्प अर्थात मोड़ का निर्माण होता है। ये देखिए, इस चित्र में विसर्प को दर्शाया गया है। अब डेल्टा। नदी के सागर में गिरने से पहले उसके बहने की गति धीमी पड़ जाती है और नदी द्वारा लाए गए अवसाद जमा होकर त्रिभुजाकार आकृति बनाते हैं जिसे डेल्टा कहते हैं। देखिए, इस चित्र में जो उभरी हुई आकृति आपको दिख रही है ये डेल्टा है। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा संसार के प्रमुख डेल्टाओं में से एक है। अब हम भूमिगत जल द्वारा होने वाले अपर्दन को जानेंगे और जानेंगे कि इसके द्वारा कौन कौन सी आकृतियों का निर्माण होता है। हम जानते हैं कि बारिश का कुछ जल चट्टानों और मिट्टी से रिसता हुआ पहाड़ों के भीतर पहुंच जाता है, जहां उपस्थित चूना इस पानी में घुल जाता है। जब यह पानी किसी गुफा की छत से टपकता है तब यह चूना छत के नीचे जमा होता जाता है तथा गुफा की फर्श पर भी इसी पानी के टपकने से चूना जमा होता जाता है। दोनों ही स्थितियों में एक लंबी और नुकीली आकृति का निर्माण होता है। जरा ये चित्र देखिए। ये देखिए, ये गुफा की छत पर जमा हुए चूने की चट्टान का चित्र है और ये देखिए, इस चित्र में दोनों ही स्थितियों को दर्शाया गया है। एक पहला जो छत से चूने के जमा होने के कारण बनी है और दूसरा जो फर्श पर चूने के जमा होने के कारण बनी है। जो छत से चूने के जमा होने के कारण बनती हैं उन्हें हम स्टेलेक्टाइट कहते हैं और जो फर्श पर चूने के जमा होने के कारण आकृतियाँ बनती हैं उन्हें हम स्टेलेग्माइट कहते हैं। इसके अलावा एक और आकृति है जो इन दोनों के मिलने से बनती है, उसे हम हेलेक्टाइट कहते हैं। अब हिमानी द्वारा अपर्दन कैसे होता है और ये किस आकृति का निर्माण करती है उसे जानते हैं। हिमानी किसे कहते हैं? ऊंचे पर्वतों पर जब कोई बर्फ़ का बड़ा खंड ढाल पर खिसकता है तो उसे हिमानी या हिमनद और अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं। हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। दिया गया चित्र यू आकार की घाटी को प्रदर्शित करता है। यू आकार की घाटी किसे कहते हैं?
पहले से बनी वी आकार की घाटी को हिमानी सपाट, चौड़ी और खड़े ढाल वाली घाटियों में बदल देती है। इन्हें यू आकार की घाटी कहते हैं क्योंकि इनका आकार अंग्रेजी के अक्षर यू के जैसा होता है। अब हम पवन अथवा हवा अथवा वायु के द्वारा होने वाली अपर्दन की क्रिया के बारे में जानेंगे। आपने गर्मियों के मौसम में आंधी और तूफान को देखा है। आंधी और तूफान के साथ मिट्टी भी आती है ना। ये मिट्टी कहाँ से आती है? जब आंधी और तूफान चलते हैं तो ये मिट्टी की ऊपरी परत को अपने साथ बहा ले जाते हैं, उड़ा ले जाते हैं। ये भी अपर्दन की एक क्रिया है। हवा एक स्थान से रेत उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। जब यह चट्टानों से टकराती है तो धूल के कण चट्टानों पर टकराकर उन्हें कुरेदते हैं, जिससे अपर्दन की क्रिया होती है। और इस प्रकार का अपर्दन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होता है। पवन द्वारा अपर्दन किन क्षेत्रों में अधिक होता है? पवन द्वारा अपर्दन मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक होता है तथा बालुका स्तूप और छत्रक शिला का निर्माण होता है। बालुका स्तूप मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन का वेग कम हो जाता है तब पवन के साथ उड़ने वाले पदार्थ धरती पर गिरकर बालू के टीलों का निर्माण करते हैं। इन्हें बालुका स्तूप कहते हैं। देखिए, इस चित्र में बालुका स्तूप को दिखाया गया है। अब छत्रक शिला पवन द्वारा उड़ाए गए बालू के कणों द्वारा अपर्दन का कार्य धरातल से कुछ मीटर ऊंचाई तक अधिक होता है। इस प्रक्रिया में पवन चट्टानों के निचले भाग को तो घिस देती है, परंतु ऊपरी भाग छतरी के आकार का हो जाता है, जिसे छत्रक शिला कहते हैं। अब देखिए, इस चित्र में छत्रक शिला को प्रदर्शित किया गया है। अब आपके अभ्यास हेतु कुछ प्रश्न, जिसका उत्तर ये वीडियो देख के आपको खुद लिखना है। पहला प्रश्न, अनाच्छादन किसे कहते हैं? दूसरा, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तीसरा, प्रवाहित जल द्वारा किन भू आकृतियों का निर्माण होता है? चौथा, भूमिगत जल द्वारा निर्मित भू आकृतियों के नाम बताइए। पांचवा, वी तथा यू आकार की घाटियों में कोई दो अंतर बताइए। छठा, परिभाषा बताइए। विसर्प, गार्ज, डेल्टा, हिमानी, बालुका स्तूप और छत्रक शिला। इन सब प्रश्नों के उत्तर यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को फिर से देखें और फिर से इनका उत्तर लिखने का प्रयास करें।